Hello, good afternoon, everyone. Today we are going to start with 19th January, the Hindu analysis. Our first topic is sixth mass extinction. So, first of all, why is it in news? Because a recent study has shown that sixth mass extinction is underway, and at this time it is entirely caused by human activities. पहले ये समझते हैं कि मास एक्सटिंक्शन क्या होता है. मास एक्सटिंक्शन होता है जब कोई स्पीशीज एक तो स्पीशीज रिप्लेस होती है, बर्थ और डेथ का साइकिल चलता रहता है, लेकिन एक्सटिंक्शन अगर इतना हो जाए कि वो रिप्लेस नहीं हो और वो एक्सटिंक्ट हो जाए, उसको मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं. क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है. अभी तक 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुए थे. जैसे आइस एज जब नहीं थी, फिर जब आइस एज आई तो जो स्पीशीज आइस एज में अडेप्ट नहीं कर पाती थी वो एक्सटिंक्ट हो गई. तो दैट वाज मास एक्सटिंक्शन. लेकिन जब हम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से करते हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से जब स्पीशीज का लॉस हो रहा होता है, तो दैट इज एंथ्रोपोजेनिक इंड्यूस्ड मास एक्सटिंक्शन. What is mass extinction? When species vanish much faster than they are replaced. उस रेट पे जिस रेट पे वो रिप्लेस हो सकती थी उस रेट से ज्यादा वो वेनिश हो रही है, दैट इज mass extinction. Or in particular terms, absolute terms, when 75% of world species being lost in a short amount of geological time. अब देखो 75% स्पीशीज जब एक साथ खत्म हो जाए तो दैट इज मास एक्सटिंक्शन, है ना. जियोलॉजिकल टाइम में 2.8 मिलियन ईयर्स इज कम. हम अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो 2.8 मिलियन ईयर्स हमको लगेगा कि तो शॉर्ट टर्म नहीं है, तो लॉन्ग टर्म है, काफी ज्यादा टाइम है. लेकिन नहीं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे जब हम देखते हैं तो 2.8 मिलियन ईयर्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल. तो 2.8 मिलियन ईयर्स से भी कम टाइम में अगर 75% ऑफ स्पीशीज किसी स्पीशीज का लॉस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मास एक्सटिंक्शन. अभी तक अर्थ पे 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से थे, क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से जो स्पीशीज अडेप्ट नहीं कर पाती. जैसे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो अडेप्टेशन इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मास एक्सटिंक्शन अलग है. लेकिन अभी जो हो रहा है सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन जो अभी ऑनगोइंग है, ये हमने इंड्यूस किया है. हमने जो पोल्यूशन किया है उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, दैट इज द रीजन फॉर सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन. इससे पहले जो हुए वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुए, कुछ एस्टेरॉइड्स इम्पैक्ट की वजह से भी हुए. एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? जो बाहर से स्पेस से कुछ मटेरियल्स आके अर्थ से टकराए, ठीक है, और उनकी वजह से उन स्पीशीज का नुकसान हुआ, दे गॉट एक्सटिंक्ट, तो उनकी वजह से भी हुआ है. लेकिन एंथ्रोपोजेनिक नहीं था. बट दिस टाइम दिस एक्सटिंक्शन इज कंप्लीटली एंथ्रोपोजेनिक, कंप्लीटली एंथ्रोपोजेनिक. एंड एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है समथिंग विच इज ह्यूमन इंड्यूस्ड. एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो किसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अगर कोई एक्टिविटी होती है उसको एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं. इट वुड बी वेरी सीरियस बिकॉज लॉस ऑफ स्पीशीज दिस टाइम वुड बी परमानेंट. जब नेचुरल लॉस होता है वो कहीं ना कहीं रिप्लेस हो जाता है, लेकिन अभी जो हमारी वजह से लॉस हो रहा है एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से, ये बहुत सीरियस है. ये हाईलाइट किया गया इस रिपोर्ट में. ये क्यों सीरियस है? क्योंकि इसके बाद इन स्पीशीज को कोई रिप्लेस नहीं करेगा, तो ये स्पीशीज तो खत्म अर्थ से. इनका जो इम्पोर्टेंट रोल था इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में, अब वो कौन करेगा? सो दैट इज अ वेरी सीरियस इशू. Coming on to the next topic, another news is National Technical Textiles Mission. National Technical Textiles Mission. This is very important. And इसमें भी आपके लिए important है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं. सबसे पहले ये समझते हैं, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स को इम्प्रूव करने का, उनको प्रमोट करने का, उसमें और एडवांस होने का हमारा ये मिशन है. लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं? दो तरीके के टेक्सटाइल्स होते हैं, कपड़े होते हैं. एक वो जो आप अपने यूज के लिए पहनने के लिए पहनते हो, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करते हो, सोफा कवर हो गया, कुशन कवर हो गया, कार में जो सीट्स होती है उनके कवर. तो एक तो होते हैं एस्थेटिक या डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होने वाले टेक्सटाइल्स. ये वो टेक्सटाइल्स नहीं है, ये वो टेक्सटाइल्स हैं जो टेक्निकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं या टेक्निकल पर्पस के लिए यूज होते हैं. जैसे किसी इंडस्ट्री में अगर कोई हीट एब्जॉर्बेंट कपड़ा चाहिए जो हीट को एब्जॉर्ब कर सके, वो टेक्निकल टेक्सटाइल हो गया, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टेक्निक के लिए यूज किया जा रहा है. ऐसे फायर रेजिस्टेंट होते हैं,
कुछ इंडस्ट्रीज में अगर वहां पे वो नहीं लगाए जाएंगे तो पूरी इंडस्ट्री में आग लग जाएगी, है ना। तो फायर रेजिस्टेंट टेक्सटाइल्स हो गए। टेक्निकल टेक्सटाइल्स किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए यूज होते हैं, दोज आर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। फॉर एग्जाम्पल मस्कीटो रेपेलेंट हो गया, फायर रेजिस्टेंट हो गया, है ना। तो ये मिशन कौन से मिनिस्ट्री का है? दिस मिशन इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री का ही है। एम क्या है? टू मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर, टू मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन प्रोडक्शन of technical textiles and improve technical textiles penetration in the country। penetration improve करना मतलब इसका और reach बढ़ाना है कंट्री में। टेक्निकल टेक्सटाइल्स को अभी भी कई लोग नहीं जानते, उसका प्रोडक्शन अभी भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, जितने डिमांड है ग्लोबल लेवल पे और डोमेस्टिक डिमांड। So aim of national technical textiles mission is to make India a global leader in production of technical textiles। टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं? These are textiles used for technical performance or functional properties rather than decorative purpose। इनको डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल फायर रेपेलेंट क्लोथ, जो फायर को रेजिस्ट करता है, जिसमें आग नहीं लगती। हीट एब्जॉर्बेंट, केमिकल एब्जॉर्बेंट, कोई पर्टिकुलर केमिकल फैक्ट्री है उसमें अगर कोई क्लोथ यूज हो रहा है तो वैसा यूज नहीं कर सकते जो फायर को रिपील ना करे, ठीक है, केमिकल को एब्जॉर्ब कर ले। तो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, अलग अलग फैक्ट्रीज में अलग अलग काइंड ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स की जरूरत होती है। तो दोज आर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। क्योंकि हमारा इंडस्ट्री बहुत बढ़ रहा है तो इंडस्ट्री में जो टेक्सटाइल्स यूज होते हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पर वी नीड टू हैव सच काइंड ऑफ मिशन। अब इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं इस मिशन के। दिस मिशन हैज 4 कंपोनेंट्स। मतलब ओवरऑल ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स को इंक्रीज करने की बात हो रही है, कैसे कैसे करेंगे, इसके लिए क्या एम है गवर्नमेंट का? 4 स्ट्रेटेजीज है। फर्स्ट, टेक्निकल टेक्सटाइल्स के फील्ड में R&D। R&D इज व्हाट? रिसर्च। रिसर्च को इम्प्रूव करना है। अनदर थिंग, प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट। टेक्निकल टेक्सटाइल्स का प्रमोशन करना है और उसके मार्केट को कैप्चर करना है, मार्केट को डेवलप करना है। ओके, मार्केट कब डेवलप कर पाएंगे? जब हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, सो दैट हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीच कर सके, ज्यादा प्रोडक्शन कर सके और कम कॉस्ट पे कर सके। ओके, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे। अगर एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे तो हमारे टेक्निकल टेक्सटाइल्स की डिमांड बढ़ेगी, उससे हमको फॉरेन करेंसी भी मिलेगी। अच्छा, वन मोर थिंग, एक्सपोर्ट्स आर व्हाट? एक्सपोर्ट इज इंटरनेशनल डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। तो अगर आपके एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होते हैं तो आपको फॉरेन करेंसी मिलती है, क्योंकि फॉरेन करेंसी में ट्रेड होगा, उससे आपका फॉरेक्स रिजर्व भी इंप्रूव होता है। तो बहुत सारे फायदे होंगे, सिर्फ एक फायदा नहीं होगा। दूसरा, इस फील्ड में टेक्निकल टेक्सटाइल्स के फील्ड में आपको एजुकेशन प्रमोट करनी है, एजुकेशन बढ़ानी है। अपने एजुकेशन सिलेबस में, है ना, लोगों को एडुकेट करना है टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में। इससे रिलेटेड उनको स्किल्स भी देनी है ताकि जॉब भी मिल सके। प्रोडक्शन तभी होगा जब फैक्ट्री सेटअप करेंगे, और उन फैक्ट्रीज के लिए वी नीड एंटरप्रेन्योर्स। ओके, देन वी हैव ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी देने की जरूरत है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन कैसे होता है। So these 4 are the strategies adopted by Government of India, particularly Ministry of Textiles, to promote technical textiles in the country. So these are very important. Coming on to the next news, this is Meiji restoration। मीजी रेस्टोरेशन, ये टर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी जो टर्म्स होती हैं जिनका जनरली आप आइडिया नहीं लगा सकते इसका क्या मतलब होगा, ये प्रीलिम्स में देखने को मिलती हैं बहुत। मीजी रेस्टोरेशन न्यूज में है। इसमें सिर्फ ये जानना है कि ये जापान से रिलेटेड एक टर्म है। अगर आपके पास ऑप्शन आते हैं मीजी रेस्टोरेशन क्या है, उसमें 4 चीजें दे दी कि इंडिया का एक रेवोल्यूशन है, फ्रीडम फाइटर थे, और ट्राइबल मूवमेंट है, या जापानीज मूवमेंट है, तो जापानीज मूवमेंट इसका आंसर होगा, है ना। जापान में कू हुआ था। कू क्या होता है? कू इज तख्ता पलट, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो जापान में देयर वाज अ कू इन 1868, जिसमें वहां का फ्यूडल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय हो गया था और मॉडर्न जो आज जापान हम देख रहे हैं उसकी शुरुआत हुई थी। सो दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। जापान इज अ वेरी वेरी डेवलप्ड कंट्री, तो वहां पे जो डेवलपमेंट की रूट स्टार्ट हुई वो इस मीजी रेस्टोरेशन से स्टार्ट हुई है। मीजी रेस्टोरेशन, it ended feudal system and it started imperial system or modern western system in Japan। फ्यूडल सिस्टम क्या होता था पहले? फ्यूडल सिस्टम यूरोप से ओरिजिनेट हुआ है। फ्यूडल सिस्टम मतलब होता था, फ्यूड का मतलब होता था लैंड, फ्यूड का मतलब है लैंड।
फ्यूडल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पहले ये हुआ करता था जिसमें एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड लैंड। एक लैंडलॉर्ड होता था जिसके पास लैंड होती थी, ठीक है, उसके लिए लोग काम करते थे फ्यूडल सिस्टम में। मतलब कि आपको कोई लैंड देगा और बदले में आप उसके लिए फाइट करोगे, उसके लिए वॉर लड़ोगे उसकी साइड से, है ना। आया समझ में। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, सपोज ए एंड बी दो पार्टीज हैं, ए एंड बी, एक के पास फ्यूड है, फ्यूड मतलब लैंड है, एक के पास फ्यूड है। आपको क्या चाहिए, जिसके पास लैंड है वो आपको लैंड दे देगा यूज करने के लिए, आप उससे प्रोडक्शन करो, एग्रीकल्चर करो, फार्मिंग करो, है ना। बदले में आपको लैंड दे दी, फार्मिंग करोगे, आप उसको यूज करोगे, बदले में आप क्या प्रोवाइड करो, सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये जो सिस्टम होता था ये होता था फ्यूडल सिस्टम, जिसमें लैंड के आसपास रिलेशंस डिपेंड करते थे। फ्यूड का मतलब ही लैंड होता है। तो दिस सिस्टम एंडेड इन जापान इन 1868 विद दिस रेवोल्यूशन, मीजी रेस्टोरेशन, और यहाँ पर जो मॉडर्न जापान हम देखते हैं उसकी शुरुआत हुई थी। So that is what Meiji restoration is. This is coup. P is silent. Coup. हिंदी में जिसको हम क्या बोलते हैं, तख्ता पलट बोलते हैं। Okay. Another important news is Global Hunger Index 2021. इसकी रिपोर्ट रिलीज हुई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया की इसमें परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई, इंडिया की परफॉर्मेंस इसमें डेटीरियोरेट हुई है। इंडिया की पहले जो रैंक थी वो थी 94, पहले रैंक थी 94 2022 में, और 21 में 101 हो गई रैंक। दूसरा, हम सीवियर हंगर कैटेगरी में आते हैं, हम अभी भी फूड तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे लोगों को, प्रॉपर न्यूट्रिशनल इनटेक हम इंश्योर नहीं कर पा रहे। तो इंडिया इज इन सीवियर हंगर कैटेगरी। This report is released jointly by Concerned Worldwide and Wealth Hunger Life. इसमें 4 इंडिकेटर्स होते हैं, ये 4 इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन एनी टाइम ऑन दीज। अंडर नरिशमेंट क्या होता है, इन विच शेयर ऑफ पॉपुलेशन विद इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक इज मेजर्ड। अंडर नरिशमेंट में क्या मेजर किया जाता है कि पॉपुलेशन का कितना शेयर वो है जो प्रॉपर कैलोरी रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे, दे आर अनेबल टू इंक्रीज देयर इनटेक और दे आर अनेबल टू मीट देयर कैलोरी रिक्वायरमेंट। वो जो लोग आएंगे वो अंडर नरिशमेंट की कैटेगरी में आएंगे। सेकंड इज चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग इज व्हेन अंडर 5 इयर्स के चिल्ड्रन को हम इसमें कंसिडर करते हैं, 5 इयर्स ऑफ एज, शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स ऑफ एज हैव लो वेट फॉर हाइट। जितनी उनकी हाइट है उसके हिसाब से जितना वेट होना चाहिए था वो कम है। अगर ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि उनकी न्यूट्रिशनल इनटेक में कहीं कमी है, न्यूट्रिशनल इनटेक उनका नहीं हो पा रहा है। एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन इज रिफ्लेक्टेड बाय दिस। तो लो वेट फॉर हाइट इज चाइल्ड वेस्टिंग। Another criteria is child stunting. Child stunting is what? When they have low height for age. 5 years, अंडर 5 इयर्स के चिल्ड्रन को जब हम कंसिडर करेंगे तो एज के हिसाब से उनकी जितनी हाइट होनी चाहिए थी अगर वो नहीं है तो इट इज कॉल्ड एज चाइल्ड स्टंटिंग। द लास्ट वन इज चाइल्ड मोर्टैलिटी। चाइल्ड मोर्टैलिटी इज व्हाट? मोर्टैलिटी मतलब डेथ। अंडर 5 इयर्स ऑफ एज मोर्टैलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे अंडर 5 इयर्स एज में ही उनकी डेथ हो जाती है, सो दैट इज चाइल्ड मोर्टैलिटी। तो ऑल दीज आर वेरी बैड इंडिकेटर्स। अगर 5 साल के अंदर ही डेथ हो रही है बच्चों की तो इट मीन्स व्हाट कि बहुत ज्यादा सीवियर सिचुएशन है न्यूट्रिशन को लेके, नरिशमेंट को लेके। नाउ दिस प्ले वाज इन न्यूज। एक प्ले का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है चिंतामणि पाद्य नाटकम। चिंतामणि पाद्य नाटकम। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको अभी बैन किया है। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने बैन किया है। 2021 में भी प्ले राइट्स पे क्वेश्चन आया था कि 4 नाम दिए हुए थे जिसमें एक आई थिंक संस्कृत प्ले राइट थे, भवभूति, और वन मोर नेम वाज देयर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं प्रीलिम्स में, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो जाता है ना। तो नाटक या प्ले से रिलेटेड, ड्रामा से रिलेटेड भी कोई नाम और कोई पर्सन, कोई प्ले राइट कौन होता है? जो उसको लिखता है, वो न्यूज में है तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो चिंतामणि पाद्य नाटकम न्यूज में था क्योंकि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको अभी रिसेंटली बैन किया। 100 साल से ये प्ले होता आ रहा था, तो अभी बैन करने का कारण क्या है?
कुछ लोगों ने ये एलिगेशंस लगाए हैं कि ये जो नाटक है, ये जो प्ले है, ये किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में है, कुछ कम्युनल सेंटिमेंट्स का यहाँ पर इशू था। So that is not important. What is important is कि this is a Telugu play. कौन सी लैंग्वेज का है? तेलुगु प्ले है, तेलुगु लैंग्वेज, तेलुगु प्ले, एंड इट इज रिटन बाय कल्लकुरी नारायण राव. कल्लकुरी नारायण राव. So Chintamani Padanatikam is written by Kallakuri Narayan Rao. He is the playwright. The other news is about genocide. जीनोसाइड इज ऑलवेज इन द न्यूज. जीनोसाइड हमेशा न्यूज में देखने को मिलता है. वायलेंस का लेवल इतना बढ़ता जा रहा है इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड कि आपको ये हर न्यूज़पेपर में न्यूज मिलेगी जीनोसाइड से. तो व्हाट इज जीनोसाइड? जीनोसाइड क्या होता है? जब पर्टिकुलर किसी टारगेट ग्रुप को मारा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और रेस और देयर एथनिसिटी और कास्ट, तो वो होता है जीनोसाइड. ओके, deliberate and systematic destruction of a group of people because of their ethnicity or religion or race, etc. So this news is always there. लेकिन यहाँ पे हमारे लिए कन्वेंशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, which can be asked in prelims or mains. कन्वेंशन क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड 1948. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जीनोसाइड हमको रोकना है. इट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. All right. So what is important here is India is a member or India has signed this convention as well as ratified it. दोनों चीजें अलग होती है. इंडिया का स्टेटस क्या है जीनोसाइड में? इस कन्वेंशन में ये है कि इंडिया हैज साइंड एज वेल एज रेटिफाइड दिस कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड 1948. अब साइन करना और रेटिफिकेशन करना दोनों अलग क्यों होता है? किसी भी कन्वेंशन को अगर किसी कंट्री ने साइन कर दिया है तो उसका स्टेटस सिर्फ इतना ही होगा, इट हैज साइंड दैट पर्टिकुलर कन्वेंशन. लेकिन जब साइन करने के बाद उस कन्वेंशन को अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पैरेलल लेजिस्लेशन पास होगा वहां की पार्लियामेंट से, तब जाके इट इज कॉल्ड एज रेटिफाइड. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन साइनिंग अ कन्वेंशन एंड रेटिफाइंग इट. तो इंडिया हैज डन बोथ. इंडिया ने दोनों किया, इस कन्वेंशन को साइन भी किया और रेटिफाई भी किया, यानी हमने अपनी कंट्री में फिर इसके अकॉर्डिंगली लॉज भी इम्प्लीमेंट किए हैं. ओके, दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज. वैसे स्पोर्ट्स न्यूज जनरली यूपीएससी में पूछी नहीं जाती थी, लेकिन इस साल का पेपर अगर आपने देखा होगा तो उसमें 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछ लिए गए. तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वगैरह होते हैं स्पोर्ट्स के तो दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट. So first is FIFA Best Men's Player Award. FIFA Best Men's Player Award. इसमें सॉकर प्लेयर है रॉबर्ट लेवेनोस्की. ये पॉलिश है, पोलैंड के प्लेयर है, सॉकर प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर. सॉकर मतलब फुटबॉल. इनको 2021 का फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड दिया गया है. देन फीफा बेस्ट वुमेन्स प्लेयर अवार्ड किसको मिला है? एलेक्सिया. 2021 का फीफा बेस्ट वुमेन्स प्लेयर अवार्ड एलेक्सिया. Coming to this new term, Nusantara. Nusantara is what? इंडोनेशिया जो कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, इंडोनेशिया अपनी कैपिटल को चेंज कर रहा है. अब ये जो न्यूज है ना, ये अगेन क्लाइमेट चेंज को हाईलाइट करती है. इतना ज्यादा 106 मास एक्सटिंक्शन हमने पढ़ा, हमारे वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हम कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, उसके कितने सीवियर इफेक्ट अभी से देखने को मिल रहे हैं. फर्स्ट इज 6 मास एक्सटिंक्शन. अनदर वन इज इंडोनेशिया की कैपिटल पहले क्या थी? जकार्ता से वो लोग अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि जकार्ता जो आइलैंड है उसके आसपास सी लेवल इतना बढ़ रहा है कि उसके डूबने के चांसेस हैं, वो ऑलमोस्ट सिंक ही हो रहा है. तो क्लाइमेट चेंज हैज बिकम सो सीवियर कि कंट्रीज को अपनी कैपिटल्स तक शिफ्ट करनी पड़ रही है. दैट इज अ रियली बैड इशू. इंडोनेशिया चेंजिंग इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू नुसंतारा. अब नुसंतारा जो वो जगह है, नुसंतारा किसका नाम है? नई कैपिटल का प्रपोज्ड नेम है. ये कौन से आइलैंड पे है? ये ऑल्सो इट ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर यू क्योंकि एटलस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकता है यूपीएससी कि ये जो नई कैपिटल है और नुसंतारा रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड ऑन टू विच आइलैंड अमंग दी फॉलोइंग. तो कौन से आइलैंड पे है नुसंतारा? बोर्नियो आइलैंड. विच आइलैंड? बोर्नियो आइलैंड. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना. इंडोनेशिया की नई कैपिटल होगी ये नुसंतारा. इसका लेजिस्लेशन पास हो चुका है.
बोर्नियो आइलैंड पे ये जो जगह है नुसंतारा, और इसके पीछे का, इसको चेंज करने के पीछे का रीजन क्या है, राइजिंग सी लेवल। तो इट इज एन अलार्म कि अभी भी हमको वो प्रैक्टिसेस कंट्रोल कर लेनी चाहिए विच आर इंड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, वरना ह्यूमैनिटी के लिए इट वुड बी डिवास्टेटिंग. So that was it for today's analysis. If you like it, please like, share and subscribe. Thank you.